26 अक्टूबर एक न्यूज आती है, कतर दोहा की एक लोकल कोर्ट ने 8 इंडियन फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुना दी है। यह न्यूज आने के बाद इंडिया में एक हलचल सी मच गई। एमईए की तरफ से भी स्टेटमेंट रिलीज किया गया जिसमें कहा गया, हम फांसी के फैसले से गहरे सदमे में हैं और डिटेल जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हम फैमिली मेंबर्स और लीगल टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। हम इस मामले को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और इस पर बारीकी से नजर रखे हैं। हम काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। भारत इस मामले को कतर अथॉरिटी के सामने उठाएगा। यह स्टेटमेंट साफ साफ कहता है कि मामला सीरियस है। साथ ही साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन का भी अग्नि परीक्षण है, क्योंकि कतर का कहना है कि ये लोग कतर की सेंसिटिव डिटेल इजराइल को शेयर कर रहे थे। साफ वर्ड में कहें तो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ऐसे में मामला क्या है, कतर ने इन 8 इंडियन फॉर्मर ऑफिसर्स को मौत की सजा क्यों सुनाई, ये 8 ऑफिसर कतर में कर क्या रहे थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आगे क्या इन्हें वापस इंडिया भेजा जाएगा या फिर मौत की सजा दे दी जाएगी। इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह जानते हैं कि आखिर ये 8 इंडियन ऑफिसर हैं कौन, इनके नाम क्या है, इनकी पहचान क्या है। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पुरेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये वो 8 लोग हैं जिन्हें कतर की लोकल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई हुई है। एक एक लोगों की बात करें तो कैप्टन नवतेज सिंह गिल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इनके फादर आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। प्री कमीशन ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बेस्ट कैडेट के लिए प्रेसिडेंट का गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। कमांडर पुरेंदु तिवारी ये भी नेवी के टॉप ऑफिसर रह चुके हैं। नेविगेशन के एक्सपर्ट हैं। इंडियन वॉरशिप को कमांड किया करते थे। इन्हें इंडिया एंड कतर के बीच बाइलेटरल रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए साल 2019 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की तरफ से भारतीय प्रवासी सम्मान भी दिया गया था। इस कैटेगरी में अवार्ड पाने वाले ये एक अकेले इंसान है। उस टाइम कतर में मौजूद इंडियन एम्बेसडर पी कुमारन और कतर डिफेंस फोर्सेस इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन के फॉर्मर चीफ ने भी पुरेंदु का स्वागत किया था। कमांडर सुगनाकर पकाला ये विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं, जो कि शानदार नवल ऑफिसर रह चुके हैं। इन्होंने 18 साल की उम्र में ही नेवी ज्वाइन कर ली थी। कमांडर संजीव गुप्ता जो कि एक गनरी स्पेशलिस्ट रह चुके हैं। कमांडर अमित नागपाल ये कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम के एक्सपर्ट हैं। कमांडर सौरभ वशिष्ठ जो कि एक जबरदस्त टेक्निकल ऑफिसर हैं। कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा ये भी नेविगेशनल एक्सपर्ट हैं। सेलर नागेश नेवी के मेंटेनेंस एंड हेल्पिंग हेड के रूप में काम किया करते थे। ऐसे में इन सभी का अरेस्ट होना और फिर फांसी की सजा ये थोड़ा समझ से बाहर है। फिर भी इस मामले को डीपली समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये 8 ऑफिसर्स कतर में कर क्या रहे थे। कतर की एक कंपनी है जिसका नाम है दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी, जो कि प्राइवेट कंपनी है और ये कंपनी एरोस्पेस, सिक्योरिटी, डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दाहरा का जो प्राइमरी बिजनेस फोकस है वो डिफेंस सर्विसेज के आसपास घूमता रहता है, जैसे इक्विपमेंट को खरीदना बेचना, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, स्पेयर पार्ट्स प्रोविजन, आफ्टर सेल सपोर्ट, खास करके मरीन सेक्टर, स्पेशल टास्क फोर्स, कोस्ट गार्ड जैसे कई सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी के जो सीईओ हैं उनका नाम है खामिस अल अजमी। फ्यूचर में इस कंपनी को काफी सक्सेस भी मिली हुई है। इंडिया और कतर के बीच रिलेशन को इंप्रूव करने में भी ये कंपनी बड़ा रोल प्ले करती है। इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स भी इस कंपनी में विजिट कर चुके हैं और ये जो 8 इंडियन ऑफिसर्स को फांसी की सजा हुई है वो इसी कंपनी में काम किया करते थे। मिलिट्री एडवाइजर थे, सेना को ट्रेनिंग भी दिया करते थे, इक्विपमेंट का रख रखाव भी करते, क्लाइंट को एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाने में मदद भी किया करते थे। और कमांडर पुरेंदु तिवारी इस दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंटेड थे। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर और समझते हैं इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया। इन लोगों ने ऐसा क्या किया है जो इन्हें फांसी की सजा हुई है। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक सस्पेंस थ्रिल स्टोरी की तरह होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। रोजाना ये ऑफिसर्स अपने डेली रूटीन के हिसाब से अपनी जॉब कर रहे होते हैं और इसी बीच डेट आती है 30 अगस्त 2023। इस रात इन लोगों के घर पर कतर ऑफिसर्स आते हैं और इन लोगों को उठा लिया जाता है। हालांकि इन्हें यह नहीं बताया गया था कि इन्हें अरेस्ट किया जा रहा, बल्कि यह कहा गया कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज होनी है और उसकी तैयारी के लिए तुरंत निकलना है। इस टाइम तक ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है और इन ऑफिसर्स ने भी कोऑपरेट किया और वो
कतर फोर्स के साथ चले गए और इस रात के बाद उन सभी 8 ऑफिसर की फैमिली से उनका कांटेक्ट टूट जाता है। किसी को कुछ मालूम नहीं होता कि हुआ क्या, वो 8 लोग है कहां। इसी बीच खबर आती है कि उन सभी 8 लोगों को कतर के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने हिरासत में रखा हुआ है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया था कि आखिर क्यों हिरासत में लिया गया, वजह क्या थी, और ना ही इस टाइम तक उनके फैमिली मेंबर उनसे मिल पा रहे थे और ना ही उनकी बात उनसे हो पा रही थी। ये 8 लोग 30 अगस्त को अरेस्ट हुए और ठीक 1 महीने बाद 30 सितंबर को पहली बार ये 8 ऑफिसर अपनी फैमिली मेंबर से फोन पर बात करते हैं। 3 अक्टूबर को इन्हें काउंसलेट एक्सेस मिलता है और एक इंडियन ऑफिसर जेल में बंद इन 8 एक्स ऑफिसर से मिलने जाता है। यह सब चल रहा होता है। दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी को भी अपने एम्प्लॉय की गिरफ्तारी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होती है। 30 सितंबर को दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी के सीईओ खामिस अल आजमी जेल में बंद अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को बाहर निकलवाने के लिए कतर के दोहा पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको भी उन 8 एक्स इंडियन ऑफिसर्स के साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। अगर आप ये नहीं जानते कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है तो आप इसे आसान लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी जेल में एक आइसोलेटेड पार्ट होता है जहां कैदी को एक आइसोलेटेड बैरक में रखा जाता है, जहां वो बिल्कुल अकेले होते हैं, उनके अलावा कोई और कैदी होता ही नहीं। और कतर में अरेस्ट किए गए उन सभी 8 ऑफिसर और सीईओ खामिस अल आजमी को उसी आइसोलेटेड बैरक में रखा जाता है। हालांकि अगले ही महीने नवंबर में खामिस अल आजमी को बेल मिल जाती है। इस बीच वो 8 ऑफिसर भी बेल पिटिशन अप्लाई करते रहे, लेकिन बार बार उनकी पिटिशन रिजेक्ट होती रही। अपडेट आती है 15 मार्च 2023। इस दिन भी उन सभी 8 ऑफिसर्स की लास्ट पिटिशन को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह सब चल रहा होता है। फैमिली से भी बात हो जाती है, इंडियन काउंसलेट भी उनसे मिल आते हैं, उनकी बेल पिटिशन भी रिजेक्ट होती रहती है, लेकिन अब तक यह क्लियर नहीं था कि इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया है, रीजन क्या है, उनका जुर्म क्या है, इसकी कोई ठोस जानकारी किसी को नहीं होती है। हालांकि कहानियां खूब चल रही होती है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, और उसी में एक वर्ड सुनाई दे रहा होता है, जासूस। और ये आरोप लग रहे थे कि ये 8 ऑफिसर कतर की सेंसिटिव डिटेल इजराइल तक पहुंचा रहे थे। और फिर एक कहानी निकलकर सामने आती है। साल था 2020। कतर इटली से हाईटेक पनडुब्बी खरीदने की एक डील साइन करता है, जिसमें जिन पनडुब्बियों को कतर इटली से खरीदना चाहता है वो काफी लंबे टाइम तक पानी के अंदर रह सकती हैं, उन्हें ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। इस पनडुब्बी से अंडर वाटर ड्रोन भी रिलीज किए जा सकते हैं। मतलब कतर की यह डील उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट डील होती है और इस डील से दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज का डायरेक्ट लेना देना होता है। और दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज वही कंपनी है जहां वो सभी 8 एक्स इंडियन नेवल ऑफिसर्स काम किया करते थे और उन पर यह आरोप है कि वो सभी इजराइल के लिए जासूसी किया करते थे, कतर की मिलिट्री सबमरीन प्रोग्राम की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इजराइल को दिया करते थे। ये आरोप है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि कतर के पास इसके सबूत मौजूद नहीं, जबकि कुछ रिपोर्ट में आया है कि कतर के पास इनकी जासूसी से जुड़े कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं। 29 मार्च 2023 को कतर कानून के मुताबिक मुकदमे को शुरू किया जाता है और 3 अक्टूबर तक 7 राउंड की सुनवाई चलती है और 26 अक्टूबर को उन सभी 8 एक्स इंडियन नेवल ऑफिसर्स को मौत की सजा सुना दी जाती है। यह मामला इतना सेंसिटिव है कि इसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। इंडियन मीडिया में लगभग सन्नाटा छाया हुआ है और इन सब के बीच कतर और इंडिया के आपसी रिलेशन की भी खूब बात हो रही। इंडिया और कतर दोनों के लिए सब कुछ नॉर्मल नहीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जितना एलएनजी और एलपीजी गैस पूरी दुनिया से इंपोर्ट करता है उसका 40% हिस्सा अकेले कतर इंडिया को देता है। हालांकि अगर आप कतर के केस में देखोगे तो कतर जितनी गैस पूरी दुनिया को सप्लाई करता है उसका सिर्फ 15% ही इंडिया को सप्लाई करता है। इंडिया के करीब 7 लाख लोग एनी टाइम कतर में रहकर जॉब करते हैं। 7 लाख लोग, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इंडिया और कतर का एक अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन भी है। साल 2008 में पीएम मनमोहन सिंह कतर विजिट पर गए थे। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कतर की यात्रा कर चुके हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कतर और इंडिया का एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक रिलेशन है। दोनों देश एक दूसरे का भरपूर सहयोग करते हैं। हालांकि इस बीच कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए जिससे इंडिया और कतर के बीच रिलेशन में थोड़ी कड़वाहट आई। जैसे साल 2022 में रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का इस्लाम को लेकर दिया गया विवादित बयान, जिस पर कतर ने ऑब्जेक्शन लिया और फाइनली बीजेपी को
नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। यहां इंडिया बैकफुट पर था। फिर इसी साल एक और मौका आया जब इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक को कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान देखा गया, जिस पर भारत की तरफ से ऑब्जेक्शन लिया गया। जवाब में कतर की तरफ से कहा गया कि उन्होंने जाकिर को इनवाइट नहीं किया था और इस केस में कतर बैकफुट पर था। और अब ये 8 इंडियन एक्स ऑफिसर्स को फांसी की सजा। ये एक और मामला है जो इंडिया और कतर के रिलेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब सवाल यह आता है कि इसमें आगे क्या होगा? क्या फांसी को रोका जा सकता है? क्या इंडियन ऑफिसर्स को वापस से इंडिया लाया जा सकता है? आइए ये भी समझते हैं। एक्सपर्ट की माने तो इस केस में भारत के पास 3 रास्ते हैं। पहला, भारत को चाहिए कि वो कतर में बेहतर से बेहतर कानूनी तरीका इस्तेमाल करे, मामले को अपील कोर्ट में ले जाए, वहां ऑफिसर्स के साइड को स्ट्रांगली डिफेंड किया जाए और सबसे पहले उन्हें बेल दिलाई जाए। दूसरा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील करी जाए। यह भी एक रास्ता है जिससे अपने ऑफिसर्स को बचाया जा सकता है। शायद आप ये ना जानते हो कि जब पाकिस्तान में एक इंडियन सिटीजन कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी गई थी तो भारत की तरफ से इस केस की अपील इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में करी गई थी और 17 जुलाई 2019 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण के मौत की सजा पर रोक लगा दी। हालांकि आज भी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में ही बंद है। इस केस में भी भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ मूव ऑन कर सकता है। इसी तरह एग्जांपल आपको और बताऊं तो केरल के 2 मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनका सामना एक इटली की जहाज से होता है जो कि बेसिकली एक ऑयल टैंकर था और इटली के जहाज में मौजूद 2 इटालियन सिटीजन केरल के उन दोनों मछुआरों को गोली मार देते हैं। उनका कहना था कि उन्हें लगा कि ये समुद्री लुटेरे हैं, इसलिए उन्होंने गोली चलाई। हालांकि उन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इस टाइम पीरियड में इटली और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन में तनाव देखा गया। इटली अपने लोगों को छोड़ने की बात कहता लेकिन भारत मना कर देता। हालांकि 2013 में भारत ने उन्हें वापस जाने दिया और वो केस के लिए फिर से वापस इंडिया नहीं है। मामला नीदरलैंड में मौजूद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन TCA में पहुंचता है और 21 मई 2020 को कोर्ट जजमेंट में कहता है कि इस केस से जुड़ा कोई आपराधिक मामला भारत में नहीं चलेगा, उन पर कानूनी कार्यवाही इटली में होगी। ये एक और ऑप्शन है जिससे कतर में फांसी की सजा मिल चुके उन सभी 8 लोगों को वापस इंडिया लाया जा सकता है। तीसरा और सबसे इफेक्टिव रास्ता है बैक चैनल यानी डिप्लोमेटिक मेथड। इसमें भारत को यह देखना होगा कि आखिर इस केस में कतर गवर्नमेंट क्या कर सकती है। उन सभी 8 लोगों की रिहाई के लिए कतर गवर्नमेंट किस तरह भारत की मदद कर सकती है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और अपने सिटीजन को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिससे कतर में फांसी की सजा पा चुके 8 इंडियन एक्स नेवल ऑफिसर्स को बचाया जा सकता है। आज की इस वीडियो से आप ये समझ चुके होंगे कि कतर में कैद 8 लोगों की क्या कहानी है, उन पे आरोप क्या है और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हां तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें, जो कि हमें और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।